बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सब गुड मॉर्निंग। सिमर आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ ओवर द वीकेंड मैंने एक चीज़ नोट की और मेरे ख्याल में रोजाना पाकिस्तानी यही देख रहे होते हैं कि नंबर्स कितने बने कोरोना के, क्या कम हो रहे हैं। और जैसे जैसे कम होते हैं तो दिल को तसल्ली मिलती है कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बेहतर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सिचुएशन बहुत बेहतर है और लोग वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। और मैं भी ऑफिशियली अब वैक्सीनेटेड हो गई हूँ, मेरी दोनों डोज कंप्लीट हो गई हैं। और ये वो मैसेज है जो सब लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। और अब लोग खुद भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं कर रहे, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वैक्सीन लगवा लें। ये वो वाहिद चीज है जो आपको कोविड से बचा सकती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ओवरऑल हमने ये भी देखा है कि 1 जुलाई के बाद मजीद कुछ नरमी भी आ सकती है। तो वहीं पर जहाँ पर नरमी होगी बिजनेस सेक्टर्स के लिए, वहीं पर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। फिर बढ़ने के साथ साथ हमने एक और चीज़ का जिक्र भी कि जैसे जुलाई में आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है बारिशों में भी इजाफा होने लगा है। और लोगों को तसल्ली आ रही है कि जो जितनी गर्मी जून में पड़ रही थी उतनी अब इंशाल्लाह आइंदा महीने में नहीं पड़ेगी। पंजाब मैदानी इलाकों में इस कदर गर्मी पड़ी है ये पूरे जून में, लेकिन अब आगे मानसून होगा तो हब्स शुरू हो जाएगा। कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। वो बारिश हब्स के साथ होती है, पानी भी खड़ा हो जाता है और भी मसाइल आ जाते हैं। बारिश के साथ डेंगू भी आ जाता है। ये भी एक सिचुएशन जो है आइंदा देखनी पड़ेगी। फिलहाल हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के रनडाउन की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमने आज पॉलिटिकल स्टोरीज भी डिस्कस करनी है, जिसमें खास तौर पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से, और इसके साथ साथ हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराएंगे जो मुआशरे में एक अपनी मिसाल आप हैं, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको जिंदगी की मोटिवेशन देते हैं। जहां हम कंप्लेन करते नजर आते हैं अपनी चीजों से रिलेटेड और बाकी इश्यूज से रिलेटेड, वहीं पर ऐसे लोग जो है वो हमें एक पॉजिटिव मैसेज। बिल्कुल। तो अब नजर डालते हैं हम टॉप स्टोरीज पर कि क्या है हमारी पहली स्टोरी। सबसे पहले जी, बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि कठपुतली ने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे ही रख दिया। कहते हैं आइंदा आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में एक बार फिर रखने का फैसला। पाकिस्तान ने 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद कर लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तायुन करना होगा FATF एक टेक्निकी फॉरम है या पॉलिटिकल। कद 2 फुट मगर हौसला बहुत बुलंद। ज़हरा याकूब इंस्टा अकाउंट और टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर दूसरों की जिंदगियां बदलने लगी। 23 साल ज़हरा याकूब आज बनेगी हमारी मेहमान। और जी एक अनोखी डिमांड सामने आई है, जब तक शादी नहीं होगी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। छोटे कद के जिम्मेदार का ये ऐलान। ऐसा जीवन साथी चाहता हूं जो मेरी और मेरे घर वालों की खिदमत करे। आज के प्रोग्राम में उनसे करेंगे बात। ये तो थी जी हमारी टॉप स्टोरी और इसी के साथ बाकायदा आगाज करेंगे प्रोग्राम का। तो सबसे पहले जी पॉलिटिकल सिनेरियो पर नजर डाल लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी नाराज़ नजर आए और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं और आपको पता है कि वहाँ पर अब इलेक्शन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अरूज पर नजर आ रही हैं। वहीं पर अपनी अपनी पार्टी की तरफ से कैंपेन की जा रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसी कैंपेन का हिस्सा हैं, जो मुख्तलिफ रैलीज और मुख्तलिफ जलसे और जुलूस हो रहे हैं। तो जी 25 जुलाई को यानी कि नेक्स्ट मंथ ईद के बाद होने जा रहे हैं इंतखाबात और 45 सीटें हैं जहां पर ये इंतखाब होना है। ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक, लेकिन साथ साथ वहां पर मरीम नवाज़ और बाकी भी पार्टी जो हैं खासी एक्टिव दिखाई देती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो भी अब ये ऐसे लग रहा है कि जवाबी वार जो है वो अब देना शुरू हो चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि ओवरऑल कि इस वक्त अगर इतनी जल्दी आपने कैंपेन शुरू किया है तो एटलीस्ट आपके जो पॉलिटिकल वहाँ पर सीट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल कल उनका बड़ा पुरजोश खिताब रावलाकोट में अवामी इज्तिमात से और साहिब इक़्तिदार को ज़ाहिर है उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कश्मीर का सफ़ीर बनते बनते अब वो कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव को NRO देने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कल ये भी कहा कि कश्मीर के फैसले कश्मीरी अवाम नहीं कठपुतली कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कठपुतली वज़ीर आज़म की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे और वाज़ेह तौर पर यह भी कहा उन्होंने कि जो कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे तब्दील किया गया वो भी किसी सूरत कबूल
नहीं करेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया है और उनका साथ देते रहेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्होंने मकबूजा कश्मीर में कहा कि मोदी हुकूमत जुल्म कर रही है, जबकि आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से मुतालिक फैसले सिर्फ कश्मीरी अवाम ही करेंगे, जो कि उनका राइट है कि कश्मीर से मुतालिक अगर कोई फैसला किया जाता है इंटरनेशनली तो उसमें कश्मीरी अवाम बिगेस्ट स्टेक होल्डर हैं, तो उनसे राय ज़रूर लेनी चाहिए। और ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसके कहने पर पॉलिसियाँ बना रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और पीपल्स पार्टी कश्मीरियों का रिश्ता उन्होंने बताया कि 3 नस्लों का है। और ये भी दावा किया कि आइंदा आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। ये जो दावा उन्होंने कल किया, इस पर जो है वो खासी तनकीद भी की जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 45 हलकों की जो पोलिंग होनी है उसमें अपने सिर्फ 8 कैंडिडेट जो हैं वो अनाउंस किए हैं। सो किस तरह से ये पॉसिबल हो सकेगा। और आपको ये भी याद होगा कि जब हमारी साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, अभी तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि कश्मीर की डायनामिक्स जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बहुत मुख्तलिफ हैं और इसको समझने की ज़रूरत है। तो इस पर बात करेंगे कि ये जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो तैयारी की जा रही है, खासकर यहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, उसको कैसे देखते हैं। ओवरऑल और भी पॉलिटिकल इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट तजज़ियाकार हमाद गज़नवी साहब। हमाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, इलेक्शन है 25 जुलाई को, लेकिन कैंपेन अभी से स्टार्ट है और बड़ी पुरजोर बिलावल भुट्टो साहब ने तो कर भी दी है। दिलचस्प उन्होंने वही जैसे वो करते हैं, बड़ा सख्त उनका लहजा कई दफा हो जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ, तो उन्होंने इस इलेक्शन को भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया और यहीं से आगाज किया है कि हम ये कठपुतली और ये सलाहें जो सारी वो इस्तेमाल उन्होंने किया। इलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। इलेक्शन जैसे तो सारे इलेक्शन होते हैं, लेकिन कश्मीर का इलेक्शन बिलखुसूस अपनी वो जोग्राफियाई हैसियत और जो उसका तारीखी वो तनाज़ा है, उसके पस मंजर में एक बड़े गौर से देखा जाएगा वो इलेक्शन। तो पहले वहाँ पर आप जैसे जानते हैं कि पीएमएलएन की हुकूमत थी, वहाँ पर 5 साल रही। एक ट्रेंड कहते हैं कि वहाँ पर ये है, जैसे हिंदुस्तान का है कि हुकूमत वहाँ पर अक्सर वो पार्टी बनाती है जो कि लिफाफ में हुकूमत कर रही होती है। तो पाकिस्तान में फिर हमने देखा भी, हालांकि ऑपोजिशन के वोट जो थे वो ज्यादा थे, ये पीपल्स पार्टी के वोट जो थे वो अपने नंबर्स के एतबार से ज्यादा थे, लेकिन जब वो ट्रांसलेट हुए सीट में तो पीटीआई इलेक्शन वहां पर जीत गई और उन्होंने हुकूमत बनाई है। तो यहाँ पर जो हुकूमत है पीएमएलएन की, आपने देखा होगा कि उसने अपना वक्त मुकम्मल किया और जो भी उनकी पॉलिसीज थी और जो भी उनके मंसूबे थे वो सब मुकम्मल हुए और उनको तोड़ा नहीं गया उस हुकूमत को। तो ये भी कश्मीर की सेंसिटिविटी की वजह से ऐसा होता है, वरना आपने देखा कि ये बलदियाती जो लोकल बॉडी में छोड़ दिया गया, ये देखते हुए कि यहाँ पर दूसरी पार्टी की अक्सरियत है और हमें ये अपने काम करवाएंगे और सूबाई हुकूमत अपने काम करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो एक समत में जारी होगी हुकूमत, लोकल बॉडीज से और जारी होगी, लिहाजा उन्होंने लोकल बॉडीज तोड़ दी। ये पहले भी होता रहा, लेकिन कश्मीर में इस तरह की कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि वो फिर एकदम दूसरे सरहद के पास से वो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आप अपना इलेक्शन तो दुरुस्त करवा लीजिए, आप अपने मुल्क में तो हक के लायदही लोग दीजिए, आप वहाँ पे तो उनका हक तस्लीम कर दीजिए, ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। तो हुकूमत भी इसके बारे में कॉन्शियस होती है, लिहाजा वहाँ पे इलेक्शन जो है आप देखेंगे कि स्मूथ होने की तवक्को है। वहाँ पर ऐसे जैसे गिरफ्तारियां को शुरू हो जाए या इलेक्शन अगर कुछ धांधली की शिकायत आ जाए तो लोग वहाँ पर मुजाहरे करें और आप उन पर कोई पुलिस तशद्दुद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसकी सेंसिटिविटी है, एकदम वो तस्वीरें और वो वीडियो फुटेज जो है वो सारी दुनिया देखती है और उस पर बातें शुरू कर देते हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान। तो इलेक्शन दिलचस्प होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस और पीएमएलएन बिलखुसूस जिसकी 31 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की जो 3 सीटें थी ना पिछली दफा, पीटीआई की भी 3 थी वैसे, लेकिन इस दफा इलेक्शन दिलचस्प होगा बिलखुसूस इस पस मंजर में कि वफाकी हुकूमत क्या वहाँ पर हुकूमत बना पाती है कश्मीर में, या जैसे कि नवाज शरीफ और पीएमएलएन की अक्सरियत वहाँ पे रही है और अभी ये कहा जा रहा है, लेकिन इलेक्शन जब तक नहीं होगा
आप इस बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करते। बिल्कुल सही। गजनवी साहब, पीएमएलएन की जो हुकूमत है वो बहुत दावे भी करती है कि वहाँ के कश्मीरियों के लिए, आवाम के लिए बहुत काम किए हैं उन्होंने। सो इस इलेक्शन में ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है, लेकिन आप क्या देखते हैं? बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत होगी, उन्होंने दावा कर दिया। पीटीआई जो है वो ऑब्वियसली विफाक की हुकूमत है। डायनामिक्स ऑब्वियसली मुश्किल हैं कश्मीर के, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पीटीआई जो है वो अपना ये जो 3 का नंबर था पिछली दफा से बढ़ा के इतना बढ़ा लेगी कि गवर्नमेंट बन जाए? देखिए, ये जो इलेक्शन के बारे में गुफ्तगू है ना, दावे, ये तो सियासी जमातों का हक है और ये ट्राई भी इसी पर करते हैं कि हम फतहयाब होने जा रहे हैं। और देखते रहिए, क्या अभी जरदारी साहब ने नहीं कहा कि पंजाब में की हुकूमत हम बनाएंगे, तो आपने उनका क्या बिगाड़ लिया? हम सब देखते हैं कि पॉलिटिक्स में तो करते हैं ऐसी बात और उसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन अगर आप, जैसे आपने कहा ना, ग्राउंड रियलिटी को हम मद्देनजर रखें तो पीटीआई, जैसे मैं ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ, पीटीआई इज एक्सपेक्टेड टू गेन देयर, एक बात तो वाज़ेह है। और इस मुस्लिम लीग जो है अपने तमाम तर जो उसके मंसूबे हैं और कामयाबी है उसकी, उसके बावजूद मेरा अंदाजा है कि इस तरह से कम हो सकती है, लेकिन हुकूमत कौन बनाएगा ये एक सवाल है। और ये जब तक इलेक्शन नहीं होगा आपको देखना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा गेन करे, लेकिन हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी ये थोड़ा सा आपको अभी हम नहीं कह सकते। सही, आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। गजनवी साहब, इलेक्शन से जुड़ी एक और खबर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब कई बार इलेक्शन होता है तो फिर बाद में बात होती है ऑपोजिट पार्टीज की जो हार जाते हैं कि धांधली हुई है। उसी के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए भी शुरू किया गया, लेकिन साथ साथ एक और मामला जिस पर बहुत ज़्यादा बहस भी की जा रही है, इससे शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बहुत बात भी की है कि आइंदा इलेक्शंस में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आनी है, वो तो बहस है, लेकिन साथ साथ बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके राइट्स के हवाले से उन्होंने बड़ी बड़ी पेशरफ दी है। पहली बार वो माने हैं कि 5 से 7 सीटें होनी चाहिए। इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? इस मामले को हम इंतहाई दिलचस्पी से देखते हैं, इसलिए कि यही तो आपका मुस्तकबिल तय करना है इसमें। और ये जो बाकी जितने इश्यूज है ना, जिन पर कभी कभी बदमज़गी भी हो जाती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और कभी कोई थोड़ी सी नाराजगी भी हो जाती है, ये उस तरह का मामला नहीं है। ये एक, इसके ऊपर तो आपके अगले 5 साल खड़े हैं, तो इसके बारे में देखे ना, अपोजिशन मतलब अब तक क्या कहती रही है। हुकूमत ने जितनी बातें की हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाएंगे, उसके लिए उन्होंने 5 अरब रुपया भी रख दिया है, यानी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं उस सिलसिले में। और ये हमने राइट भी दे दिया, ये भी आपको मालूम है, कानून पास हो चुका है नेशनल असेंबली में कि जो गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी है उनको वोटिंग का हक दिया जाए। अच्छा, ये सारी बातें हो रही हैं। और अपोजिशन क्या कह रही है? अपोजिशन कह रही है कि आप रहने दीजिए, ये मामला आपके पास के नहीं है, आप तो बदनीयत है। अपोजिशन का ये ख्याल है कि एक हुकूमत जो एक धांधली ज़दा इलेक्शन की पैदावार है, उसकी बेकरारी का ये आलम है कि वो सब कुछ छोड़कर शफाफ इलेक्शन करवाने चल पड़ी है, और उससे भी वो कुछ मशीनें इंट्रोड्यूस कराना चाहती है या आई वोटिंग इंट्रोड्यूस कराना चाहती है। ये आई वोटिंग का इशू है ना, ये बाहर लोगों को अगर हम राइट देंगे तो राइट देंगे, हम किसको राइट देंगे? वो 10 साल पाकिस्तान कभी आया है, नहीं आया, वो यहाँ पर कौन सा कार्ड इशू हुआ है, वो पाकिस्तानी वाला निकाब जिसे कहते हैं, उसको देंगे या पासपोर्ट वाले को देंगे, या जो पाकिस्तान में किसी कंस्टिट्यूएंसी में रजिस्टर है उसको आप राइट देंगे। ये सारी बातें तो अपनी जगह है, लेकिन असल बात जो है ना इसकी, तो वो ये है कि आपने किस तरीके से वोट डालना है। बिल्कुल, आप किस तरीके, यानी आपके पास बैलेट पेपर होंगे जो वहां रखे जाएंगे और फिर वो उसके वोटिंग आप बताएंगे, या आप कंप्यूटर पे वोट डालेंगे जैसे कि अभी तक तजवीज है आई वोटिंग। तो आई वोटिंग तो पिछली बार जो अमेरिका में हुई है, आपको याद होगा, तो इस कदर वहां पर उस जैसे मजबूत मुस्तहकम और सैकड़ों साल वाले निजाम के ऊपर भी एतराजात आ गए। शहबाज शरीफ साहब पर वापस आ जाइए, ये वो कैसी रही अपोजिशन, लेकिन ये पहले आदमी है शहबाज शरीफ अपोजिशन के, जैसे कि इनका मिजाज भी है और हम जानते हैं, उन्होंने इंगेज किया, यानी पहली दफा अपोजिशन इंगेज हुई। और अपोजिशन ने कहा है कि आप 5 सीटें या 7 सीटें, ये तो खैर आखिरी बात है, लेकिन वो इंगेज हुए हैं कि 2 सीटें सेनेट या कुछ भी, लेकिन एक गुफ्तगू का आगाज साहब, यही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा भी बातचीत करें, उससे बात करें, यानी उन्होंने आगाज कर दिया कि हुकूमत चाहती थी। अब तक तो वो कह रहे थे ना यार, अभी तक ये साहब जिन्होंने कहा है ना कि 5 से 7 फॉर्मूला दिया है, ये साहब
चंद हफ्ते पहले जेल में थे, ये बात आपके ध्यान में होगी। यानी निजाम की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर गुफ्तगू का इम्कान जो था वो सिफर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल है कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम एक फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, इस पर अब बात आ रहा है, एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है। और गजनवी साहब ये बड़ी बात है कि इस पर बात ही हो रही है, वो बात क्या होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और ऑपोजिशन का ऑन टेबल आ जाना ही एक बड़ी कामयाबी होती है। कभी भी ओवरसीज के लिए वोटिंग के राइट्स के ऊपर बात नहीं होती थी, और जब होना शुरू हुई तो फिर निगेट किया जाता था ऑपोजिशन की तरफ से। पहली बार ये एक सजेशन आई है, और मेरे ख्याल में अब सजेशन आने के बाद डिस्कशन होगी, फिर लाहेमर बनाया जाएगा, तो एक पॉजिटिव तरीकेकार अपनाया जा रहा है। मुझे लगता है टेबल पर बैठ जाने से आधा काम हो जाता है, उसके बाद बाकी आधा काम रह जाता है। वो लड़ाई करें, जिस तरह मर्जी करें, आर्ग्यूमेंट्स करें। बहरहाल जी, इसी के साथ आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसने वीकेंड पर मेरा वीकेंड खुशगवार बना दिया। अब यकीन करें, मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मुझे फील हुआ कि ये कितना प्राउड मोमेंट होगा। शहर कायद में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मुनक़िदा कोर्स कमिश्निंग परेड थी, जिसमें एक नेवी खातून ऑफिसर भी शामिल थी, और वो आप देखें किस तरह एक और ऑफिसर को सैल्यूट कर रही हैं और फिर जाकर उनसे गले मिल रही हैं, और वो उनके वालिद हैं। और ये जो बेसिकली बात थी, इसमें जो खूबसूरती है इस वीडियो में वो यही है कि जो पासिंग आउट खातून हैं, वो बेटी हैं उस शख्स की जिसको वो सैल्यूट कर रही हैं, वो सीनियर ऑफिसर हैं। तो मेरे ख्याल में एक इस वीडियो से बहुत से मैसेज जाते हैं कि आपने अपनी बेटियों को किस तरह से पालना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, फिर इसके अलावा उनको आपने कुछ भी अगर वो चाहती हैं ज़िंदगी में करना, तो उनको सपोर्ट करनी है। अच्छा काम करेंगे, आपके लिए प्राउड की बात होगी, आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। दुनिया में अगर वो आगे बढ़ती हैं तो उसमें पाकिस्तान भी आगे बढ़ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बेटी के लिए तो ये फख्र की बात है ही, लेकिन आप सोचिए कि वालिद साहब के प्राउड मोमेंट होगा कि किस तरह वो अपनी बेटी को मिल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इससे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई और लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया, लोगों ने बड़ी मोहब्बतें इसके ऊपर निछावर की, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी अगर अपनी बेटी को इतना ही इंडिपेंडेंट बना दे और इतना ही कॉन्फिडेंस दे दे किसी भी फील्ड में, तो आप यकीन करें कि ना सिर्फ पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा, बल्कि एज ए सोसाइटी हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। और इस वीडियो से मेरा ख्याल है बहुत कुछ सीखना चाहिए हम सबको। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के सबब 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 20 अमवात हुई हैं, 914 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह भी 2.5% रही है। बिल्कुल। और वैक्सीन लगाने का सिलसिला मुसलसल जारी है मुख्तलिफ सेंटर्स पर, और मैंने भी जैसा बताया कि अपनी सेकेंड वैक्सीन डोज जो है वो लगवा लिया, और मैंने सोचा कि लाहौर में जो स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइव थ्रू फैसिलिटी मौजूद है, क्यों ना लगाया जाए कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो मैंने वैक्सीन लगवाते हुए बाकायदा एक पैकेज कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सीमल हाशमी, और इस वक्त यहाँ मैं मौजूद हूँ कोरोना वैक्सीन ड्राइव थ्रू, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है, और मैंने आज अपनी सेकंड डोज़ लगवानी थी। जी हाँ, मेरी फर्स्ट डोज़ हो गई और उसके बाद 21 डेज़ भी हो गए, और आज मुझे सेकंड डोज़ लगनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, और वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है वैक्सीन, या पिछले दिनों आपको पता है जैसे वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई थी और ये लग रहा था कि बस अब वैक्सीन के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगेंगी, तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी ड्राइव थ्रू का। और अगर आप ड्राइव थ्रू में आना चाहते हैं, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से वैक्सीन लगती है, वो आपको बताएंगे। वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, ये हमारा मकसद है आपको बताना, और देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के यहाँ पर इंतजाम कैसे हैं। आए मेरे साथ वैक्सीन लगवाते हैं। ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी इतनी ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो साथ आएंगे, गाड़ी में बैठे रहेंगे और आप वैक्सीन लगवा कर चले भी जाएंगे। ये जो फैसिलिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है, कैसे मैनेज की जा रही है, लोगों की क्यूरीज क्या होती हैं, और डेली बेसिस पर कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इंचार्ज कोविड ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर साहब। पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई थी और वैक्सीन नहीं लग रही थी, अब दोबारा से बहाल हो गई है, आ गई है सप्लाई भी। कितना टर्न आउट है यहाँ पर? मैडम, ये हमारे पास हम 8 से सुबह 2 बजे तक होते हैं, और तकरीबन 1800 से 2000 लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। और लोगों की क्यूरीज क्या होती हैं, लोग मुतमईन है इस फैसिलिटी? लोग इस फैसिलिटी से मैं कह रहा हूँ कि 110% मुतमईन है। उसकी वजह ये है कि फैमिलीज़ के पास इतना मतलब होता है कि
अपनी गाड़ी में आते हैं। अगर उनको वेट करना भी पड़ जाए तो बच्चे उनके साथ होते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, आराम से हर काम जो है ना वो गाड़ी में बैठे बैठे हो जाता है। एसी में बैठे बैठे सुकून से आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं है, स्टाफ आपको अकोमोडेट कर रहा है। तो मैं जा रही हूँ अपनी सेकंड वैक्सीन लगवाने और गाड़ियों की कतारों में मैं लग गई हूँ। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, विल सी दैट। सो आईडी कार्ड नहीं भूलना, आपने याद रखना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बूथ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दिल गिव मी अ फॉर्म। चूँकि मैं पहले वैक्सीन लगवा चुकी हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है। फॉर्म मिलेगा, उसके बाद एक और बूथ है जहाँ लिखा हुआ है वाइटल्स चेकिंग बूथ। तो आई थिंक वहाँ पर हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, उसके बाद जाके वैक्सीन लगेगी। सो देयर आर बेसिकली 3 फॉर्म्स जहाँ पर मैंने एक तो कार्ड दिया था मुझे जो वैक्सीन की वजह से तरफ से मिला था मुझे एक्सपो सेंटर में, दूसरा आईडी कार्ड और तीसरा ये फॉर्म। लेट्स गो। तो ये हम आ गए हैं दूसरे बूथ पे। और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। ये तमाम वाइटल्स चेक करेंगे, उसके बाद फिर अगले वैक्सीन वाले बूथ में जाएंगे। It wasn't planned. DC साहब came here, सरप्राइज विजिट किया उन्होंने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। सरप्राइज विजिट आपका, बिकॉज इट वाजंट कोऑर्डिनेटेड, मेकिंग अ पैकेज यहाँ पे और आप अच्छा, तकरीबन डेली विजिट होता है हमारा, डेफिनेटली। लोगों के क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं अबाउट वैक्सीन, क्योंकि पहले लेकर लोग बड़े कंसर्न थे, फिर एकदम से शॉर्टेज भी आ गई, अब दोबारा से स्टार्ट हो गई। अभी वैक्सीन मेरे पास वाफर है, तकरीबन 3 लाख डोजेस पड़ी है हमारे पास, और आपको पता है स्पुतनिक भी स्टार्ट हो रही है। सो फाइज़र हमारे पास बहुत थोड़ी आई थी, लेकिन वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को लगी है। तो साइनोफॉर्म साइनोवैक अवेलेबल है, मेनली साइनोवैक अवेलेबल है। सो तमाम हमारे ये जो सेंटर चलता है रात को 8 से 2 बजे तक ड्राइव थ्रू, तो यहाँ पर लोग आके लगवाते हैं और बड़ा कंफर्टेबली, क्योंकि सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहता है। सर आपने कहा स्पुतनिक आ रही है, कब तक आ जाएगी कोई, और पाकवैक भी ऐड हो रही है? जी स्पुतनिक हमारे पास कल से इन प्लेस हो जाएगी, बट ऑब्वियसली वो हम एक्सपो में लगाएंगे हॉल नंबर 3 में, क्योंकि उस पर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है -20, तो उस वजह से यहाँ पर तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर वही साइनोवैक साइनोफॉर्म चलती रहेगी। एस्ट्राजेनेका नहीं लग रही यहाँ पर, और ओवरसीज पाकिस्तानियों का कंसर्न है कि उन्होंने एस्ट्राजेनेका का बिल्कुल इशू है। एस्ट्राजेनेका जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो भी जब आएगी तो हम वो स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने बाहर जाना है उनके लिए ऑब्वियसली अभी जब एस्ट्राजेनेका आएगी तो या फाइजर अवेलेबल हो जाएगी, तभी हम वो लगा। लोग बड़ा कंसर्न है, क्यों, कब तक कोई डेडलाइन दे रही है, कोई डेट दी जा रही है? क्योंकि एक्सपो सेंटर में पहले लगवाई जा रही थी, उसके बाद वो ख़त्म होगी हमारे पास। जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हमें तो हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। अभी फेडरल गवर्नमेंट से हमें तक रिसीव नहीं हुई। थैंक यू सो मच डीसी साहब फॉर डूइंग एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर द पीपल ऑफ लाहौर एंड फॉर सर्विंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ मुदस्सिर मलिक साहब, जो कि बात कर रहे थे कि यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और आ रहे हैं, और मैंने अपना ये पूरा सफ़र आपके साथ शेयर किया। लेकिन अभी एक बूथ रहता है, वो है डॉक्टर्स बूथ, जो आगे आएगा। चले वहाँ चलते हैं। हम जा रहे हैं डॉक्टर्स बूथ पे और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो जनरली लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। सर मे आई कम इन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? डॉक्टर नईम नादिर। डॉक्टर साहब, मेरा ये पैकेज बनाने का मकसद ये है कि मैं लोगों की थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए भी काम करूं, ताकि उनको कुछ चीज़ें पता लग सकें। और क्यूरीज यहाँ पर 15 मिनट सबसे पहले तो बताइएगा, इंतज़ार कराया गया है साइनोफार्म के बाद, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों वेट? ये जो ड्राइव है, ड्राइव थ्रू की, ये जो डीसी साहब ने स्टार्ट कराई है, इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ, एक तो लोगों को अकोमोडेट तो किया गया ये वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन जो एक्चुअली फ़ायदा हुआ है, लोगों में जो फियर और फोबिया था वो ख़त्म हुआ कि इट इज़ सच अ सिंपल एंड ईजी थिंग कि आप आएँ और गाड़ी में बैठ के वैक्सीन करवा के चल जाएं। ये लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज किया है, ताकि उनका फियर और फोबिया ख़त्म हो। यानी कि वैक्सीन का सिर्फ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, अदरवाइज ये बिल्कुल सेफ है, तो आपने ज़रूर लगवानी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेलकम वेलकम। आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको कहा था बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है, बच्चे किसके पास छोड़ के हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो मेरे लिए भी ये इशू था, लेकिन ड्राइव थ्रू ने उसको आसान कर दिया। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 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 अच्छा
सो ये है मेरा बेटा जो इस पूरे प्रोसेस में मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और मैंने वैक्सीनेशन लगवा ली और इसने मुझे तंग भी नहीं किया और हम आराम से अपने एंडिंग बूथ और एंडिंग टाइम पर पहुंच गए। सो आपसे भी मैं यही कहूँगी कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं प्लीज़, चाहे यहाँ आएँ किसी भी सेंटर में जाएँ, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। अब मैं जा रही हूँ घर, बाय। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस और ख़ासकर जो एंडिंग थी ना आपकी, मुझे तो वो सबसे ज़्यादा पसंद आई। मैंने उन लोगों को बताया जिनके बच्चे हैं और वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो आप इजीली ड्राइव थ्रू की ऑप्शन ले सकते हैं। बच्चे साथ पीछे बैठे रहेंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि अम्मा काम कर रही है, जैसे अब्दुल्ला को बिल्कुल पता नहीं था एंड ही वाज रिलैक्सिंग एट द बैक सीट। चलिए जी, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, लोगों को भी चाहिए कि वो ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको याद होगा प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, जो इन्फ्लुएंसर हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं और अपनी किसी भी कमी को उन्होंने कभी भी अपना हौसला डाउन करने के लिए आड़े नहीं आने दिया। हमेशा पॉजिटिविटी से चीज़ों को बेहतर किया और लोगों को हंसाती हैं, खुश रखती हैं और अपनी प्यारी प्यारी तस्वीर से खूब दांत समेटती हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ज़हरा याकूब मौजूद हैं। ज़हरा याकूब को हम खुशामदीद कहते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। ज़हरा याकूब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी आपकी ना गुज़िश्ता चंद दिनों में वीडियोस हमने देखी हैं इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, तो मतलब बड़ा ज़बरदस्त है आपको आइडिया है और बड़ी प्यारी प्यारी लगती हैं तस्वीरें भी। कैसा ख्याल आया ये आपको? बस अचानक से बैठे बैठे ख्याल आया कि मुझे पब्लिक अकाउंट बनाना चाहिए और क्यों ना मैं लोगों को दिखाऊं अपने आप के बारे में कि मैं बाकी लोग भी आते हैं, नॉर्मल लोग भी आते हैं, तो क्यों ना डिजेबल लोग भी मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे। तो बस मेरा एक ड्रीम था कि मैं आऊँ सामने पब्लिक पे और मैं लोगों को अपना आप दिखाऊँ। और मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाती हूँ, मुझे शौक़ है, जो दिमाग में आता है वो बनाती हूँ, ज़रूरी नहीं कि किसी को कॉपी करके बनाऊँ। और यही सबसे बेहतरीन बात होती है। पता है ज़ारा, डिसेबिलिटी आपके दिमाग में है, क्योंकि आपकी सोच में है। अगर आप सोच के तौर पर कमज़ोर हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ज़ारा मुझे ये बताओ कि आप में ये हिम्मत कैसे आई, ये हौसला कैसे आया कि क्योंकि नॉर्मली लोग डाउन हो जाते हैं इस वजह से, लोग ज़िंदगी की आस छोड़ देते हैं, खुशियाँ छोड़ देते हैं, बस पड़े एक जगह पे कोने में आइसोलेशन में। आपने कैसे वो सारी एनर्जी इकट्ठी की और मतलब लोगों को हंसाती हैं, आप खुश रखती हैं? ये दरअसल मेरे मामा पापा की तरफ से, क्योंकि वो बाहिम्मत हैं तो मैं उन्हीं की वजह से बाहिम्मत हो सकी हूँ, उन्हीं की वजह से हो सकी हूँ। अगर वो बाहिम्मत ना होते तो शायद मैं भी आज बाहिम्मत ना होती। और मेरा मकसद यहाँ पर आने का सिर्फ एक है कि अपने जैसे लोगों को हिम्मत दिलाना कि वो हिम्मत ना हारें। और जो लोग कहते हैं ना कि हम इनसे बहुत बेहतर हैं या हमें नाम दिया जाता है माजूर होने का, कि ये माजूर इंसान है, तो उन कुछ लोगों में ना ये सुनकर ना हिम्मत की कमी आ जाती है, वो हिम्मत डाउन कर लेते हैं अपनी और वो छुप के बैठ जाते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप बाहर आएँ, आप बाहर आएंगे, दुनिया को फेस करेंगे तो ही आप असल में जी सकेंगे। बिल्कुल ज़ारा, ये बात बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह से आपने बताया कि लोग हिम्मत नहीं देते, लेकिन फैमिली वाहिद होती है एक ज़रिया जैसे आपको हिम्मत आती है। पैदाइशी ये आपके साथ था इशू, तो बताइएगा जब मतलब ये हुआ क्या और फिर किस तरह से आपके पेरेंट्स ने, फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? दरअसल मामा के साथ जो हादसा पेश आया था उसके बाद मेरी बोन्स वीक वो हो चुकी हुई थी और मेरी ग्रोथ रुक चुकी हुई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि आप बेबी अब नॉर्मल है, तो आप क्या चाहती हैं, आपने ज़ाया करवाना है। तो मामा का कहना था कि नहीं, अगर अल्लाह पाक ने जो तोहफ़ा दिया है मुझे, मैं इसको दुनिया में लाऊंगी और अगर इसकी ज़िंदगी हुई तो ये जिएगा भी और आगे बढ़ेगा भी। तो मामा ने तकरीबन अब तक बहुत स्ट्रगल किया है, मैं 23 साल की हो गई हूँ, अब तक वो करती आ रही हैं, पापा भी मामा भी, लेकिन जितना मामा ने किया है ना उतना किसी ने नहीं किया होगा। मेरा जाहिर है सारी ज़िंदगी साथ देना, संभालना, सपोर्ट करना। अच्छा मुझे ये बताओ कि इतना अच्छा खूबसूरत सा मेकअप करना कहाँ से सीखा आपने? ये किसी से नहीं सीखा, खुद से बस तस्वीर देख लेती हूँ कोई भी और दिमाग में बिठा लेती हूँ इस तरह का मेकअप करना है और खुद ही करती हूँ कोशिश। अच्छा, मतलब भी हो जाए। किसी ने सिखाया नहीं है? इतना अच्छा कैसे कर लेते हो? मैं तो इतना प्रोफेशनल लोगों को देख के भी मैं इतना अच्छा नहीं कर सकती। नहीं, प्रैक्टिस की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि दिमाग इतना माशाल्लाह शार्प है, वो बिठा लेती हूँ एक बात को, तो जैसे पिक्चर में देखा होता है फेस वैसे ही बना लेती हूँ अपने। जबरदस्त। तो मतलब बाकी आइडियाज़ भी आते हैं, मेकअप आपने कर लिया, अब आपने वीडियोस बनानी होती हैं, तो उसके लिए आइडियाज़ कैसे कैसे नए नए आते हैं, किस तरह जनरेट करती हैं?
वो फिर टिकटॉक से सॉन्ग वगैरह सेव कर लेती हूँ और फिर उसके हवाले से जैसी वीडियो मुझे बनानी होती है बना लेती हूँ। और ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एक्टिविटी भी है वो इस लिहाज से भी कि आप लोगों को इंगेज रखते हैं बल्कि अपने साथ इन्वॉल्व भी रखते हैं। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताएं कि घर वाले तो सपोर्ट करते हैं हमेशा, लेकिन आसपास के लोग, कभी आपको ऐसा लगा कि उन्होंने आपका हौसला डाउन करने की कोशिश की है या लोग नहीं समझते, इस हवाले से कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? ऐसे तो बहुत से हैं चीज़ें, आसपास के लोग कुछ बहुत अच्छे भी हैं और कुछ अच्छे नहीं भी हैं। जो कहते हैं ना कि मुंह पर अच्छे हो जाते हैं लेकिन दिल में उनके हमारे लिए अच्छाई नहीं होती है। तो उस हवाले से यही है कि वो अगर हमें एक्सेप्ट कर लेना कि हम डिजेबल हैं लेकिन हम उनकी तरह ही आम इंसान हैं, अगर वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ये उनकी नेकी भी है और हमारे लिए भी अच्छाई होगी कि हमें और सपोर्ट मिलेगा और हम और बाहिम्मत बन सकेंगे। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर हम सब लोगों को, हमारे जैसे लोगों को एक्सेप्ट कर लेना तो जो आपकी अमाल है ना, अल्लाह पाक ने इसीलिए तो दो तरह के लोग बनाए हैं, एक नॉर्मल और एक ऐसे लोग जो स्पेशल हैं, स्पेशल कहलाते हैं। उन जो आम लोग हैं उन्हीं का तो अमाल और नियत का पता चलना है कि वो हमें एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते और हमारे बारे में कैसी सोच रखते हैं। बिल्कुल सही। और ज़ारा, आपने ये इतनी खूबसूरत बात की है, जैसे मैं कहती हूँ हम लोग नॉर्मल हैं, आप तो स्पेशली एबल्ड हैं और अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियतें और हिम्मत और हौसला दिया है, हम तो शायद कभी सोच भी नहीं सकते। और मेरे लिए आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो मैं अपना एक सेलिब्रिटी मोमेंट जो है वो ऑन सेट एंजॉय करूंगी ज़ारा के साथ, क्योंकि ये हौसला, ये मोटिवेशन हमें ज़िंदगी में चाहिए। और मैं ज़ारा के साथ एक सेल्फी लूंगी ताकि मैं याद रखूं कि मैं एक ऐसी लड़की से मिली हूँ जो बहुत प्यारी है और कभी किसी चीज़ को उन्होंने आड़े नहीं आने दिया। तो ज़ारा, ये मेरी आपके साथ पिक्चर जबरदस्त, मुझे हमेशा याद रहेगी। आपने अपना हौसला कभी कम नहीं होने देना है, ठीक है? और हमेशा इसी तरह से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है, क्योंकि ये हौसला जो है ना वो आपको इंशाल्लाह बहुत आगे तक, जब तक जिंदगी है तब तक ये हौसला और हिम्मत ऐसी बरकरार है। डेफिनेटली। और आपका हौसला हमारे लिए भी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमने बहुत से लोगों को फॉलो भी करना चाहिए। पाकिस्तानी जो देख रहे हैं इस चीज़ को, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं, हौसला लेना है तो आपने ज़ारा को देखना है और आपने सपोर्ट करनी है। जो उन्होंने कहा है, सपोर्ट हर शख्स का बहुत ज़रूरी, एक दूसरे को देना। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ओवर द वीकेंड एक खबर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रही, वो थी FATF के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया, जिसको बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स को मुकम्मल पूरा कर लिया था, फिर भी ऐसा किया गया और सियासत खेली गई। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो एक सवाल खड़ा किया कि ये फैक्चुअल बेसिस पर आप करते हैं या पॉलिटिकल बेसिस पर, उसका जवाब बहुत से लोग दे रहे थे। पाकिस्तान ने 27 में से 26 नकात मुकम्मल कर लिए। परसेंटेज भी बाकी कंट्रीज जिनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया पाकिस्तान की बेहतर थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को कॉर्नर किया गया और ग्रे लिस्ट में रखा गया। बहुत बड़ा, ये जिसे कहते हैं ना कि एक रीजनल पॉलिटिक्स का हिस्सा, जिसमें लॉबिंग करके पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहेगा इस तरह की लॉबिंग से या इस तरह की पॉलिटिक्स से। अगर आप हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेंगे, लेकिन दुनिया तो देख रही है और दुनिया बात कर रही है कि किस किस्म की सियासत खेली गई है। बिल्कुल। इसके साथ साथ इस बात पर भी बात की गई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब हालिया दिनों में इंटरव्यूज़ दिए और अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर अमेरिका क्या अब जंग में साथ ना देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, अमन के हम हमेशा से एलाइज रहेंगे, जंग के एलाइज नहीं रहेंगे। तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड भी था, बहुत से हल्कों में ये बात भी की जा रही थी कि FATF हो, IMF हो या दीगर इंटरनेशनल प्रेशर्स हो, इसके जरिए पाकिस्तान को मजीद प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी, जो कि हुआ भी और बहुत जल्दी हो गया। यानी कि एक जगह पिछले वीक इंटरव्यू दिया, वहीं पर FATF में जब बयान ये रिजल्ट आया तो पाकिस्तान के हक में वो नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने ये भी दावा किया कि मौजूदा एक्शन प्लान पहले वाले से आसान है, लिहाजा जल्द अमल दरामद कर लेंगे। ये हमाद अजहर साहब ने कहा है कि हम अपना आखिरी नुक्ता भी मुकम्मल कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये हमें डिनाई करते हैं कि हम ग्रे लिस्ट से जा रहे हैं ना। पाकिस्तान तो तमाम शराइत को पूरा कर ही जा रहा है और बड़ा मुश्किल था ये मरहला। जाकर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और 26 पॉइंट्स को भी अचीव करना कोई आसान बात नहीं थी, जहां पर हम अपनी विद इन कंट्री सिस्टम की जंग लड़ रहे थे, जहां पर हम अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत काम कर रहे थे, वहीं पर FATF की ये शराइत को पूरा करना कोई आसान
पाकिस्तान नहीं था, लेकिन बजाय कि उसको अप्रिशिएट किया जाता बल्कि उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया गया और वो जो आखिरी पॉइंट रह गया उसको पॉइंट बनाया गया। बट बहरहाल जी, ये एक और पॉजिटिव जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से कि हम ये कह रहे हैं कि हम वो आखिरी पॉइंट भी अचीव कर लेंगे। इस पर हम बात करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बुरी तरह से, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बुरी तरह से रीजनल पॉलिटिक्स खेली गई है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखकर, जबकि कम परसेंटेज वाली कंट्रीज को एज मिल गया। क्यों दुनिया खामोश है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत सिंसेरिटी के साथ FATF की जो कंडीशंस थी, जो भी आप उनकी शराइत कहें, उस पर अमल किया पिछले 2-3 सालों में। बल्कि 12-13 तो हमारी लेजिस्लेशन हुई है, पार्लियामेंट बिल पास किए हैं कि उनकी इस शराइत को मीट किया जाए। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मायूसी हुई है। मेरिट पे बिल्कुल हमारा बनता है कि हमें ग्रे लिस्ट से निकाल के नॉर्मल हालात में लाया जाए, लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि FATF जो एक मुनाफिक इदारा है, यहाँ पे इनका एजेंडा कुछ और है। इनका एजेंडा वो नहीं है जो हमें नजर आ रहा है। और नजर ये आ रहा है कि जो बड़े पावर्स हैं, अमेरिका हो गया और फिर वेस्टर्न पावर्स और फिर बीच में इंडिया वगैरह, इनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को की आर्म ट्विस्टिंग की जाए और FATF को पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग का एक टूल के तौर पर जो है अब नजर आ रहा है कि इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब वो, ठीक है हमने कह दिया कि जी हम ये जो 6 कंडीशन हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो उनको पढ़ने का भी गवारा नहीं किया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है कि ये लोग जो है, ये इनकी हिपोक्रेसी है, इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इंडिया ने यूरेनियम चोरी हो गया वहां पे 2-3 मरतबा, और कुछ इतना कुछ इंडिया में हो रहा है, वहां पे ये लोग बात नहीं करते हैं। हमें, मेरा ख्याल है, अब उनको उस तरह की लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, FATF को, जिस तरह माजी में हम करते रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये क्योंकि हमने वेस्ट की, हमने अमेरिका की जो लाइन है उसको टो नहीं किया, हालांकि हमने अफगानिस्तान में उनकी मदद की है एग्रीमेंट का अफगान तालिबान के साथ, लेकिन अगर वो इस तरह हमसे अपना हमें प्रेशर में रखेंगे कि FATF में इनको कायम रखो, IMF को इस्तेमाल करो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल ब्लैकमेल के लिए और ये इनको डिक्टेशन के लिए हार्श कंडीशन, तो मेरा ख्याल है वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। FATF के साथ तो अब हमें ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ऐसे देखिए, हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम उससे बात ना करें, क्योंकि अब बाइंडिंग्स तो है ना पाकिस्तान के ऊपर, FATF में ग्रे लिस्ट पे है, इंटरनेशनली प्रेशर भी है, इसकी वजह से हमारे ट्रेड भी मुतासर होती है, सैंक्शन भी लग जाती हैं। तो पाकिस्तान ने तो काम किया है, अब एक पॉइंट है, बात यह है कि अगर एक पॉइंट भी हम कर लेते हैं तब भी ये ना हो, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या तरीकाकार है? क्योंकि फ्रांस, अमेरिका, भारत पाकिस्तान के हक में कभी भी वोट नहीं देंगे या देने देंगे। आपकी बात सही है, मैं मानता हूं कि ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है कि हम उनको डीलिफ्ट कराएं FATF को, लेकिन इन्होंने अब ये कहा है कि जून 2022 में वो दोबारा रिव्यू करेंगे। इसका मतलब ये पूरा 1 साल तो ग्रे लिस्ट में जाएगा। उसके बाद जून 2022 में अल्लाह जानता है क्या हालात होते हैं, जो अफगानिस्तान में सूरत हाल डेवलप हो रही है, तो लिहाजा हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, हमाद अजहर साहब कहते हैं कि हम ये इनकी एडिशनल कंडीशन जो हैं इनको भी मीट कर लेंगे, चले ठीक है, लेकिन हमें पाकिस्तानी अवाम को आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए कि ये इदारा जो है इनका एक एंटी पाकिस्तान एजेंडा है। ये पाकिस्तान के खैर खान नहीं है, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, जाहिर बात है, चीन के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इनको नहीं भाती, CPEC जो है वो इनको नहीं भाती, और हमने जो कहा है कि हम बेसिस नहीं देंगे, हमने अपनी खुद मुख्तारी को असर्ट किया है, और वो उनको चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करें अमेरिका को, हमारी सॉवरेनिटी को, खुद मुख्तारी को रिस्पेक्ट करें। अगर वो, क्योंकि वो नहीं कर रहे और उनके अपने एजेंडा है, तो लिहाजा अब ये चीज सामने बड़ा वादे होकर सामने आ गई है कि FATF जो है ये एक पॉलिटिकल ताकतें हैं, जो पॉलिटिकल इदारा है, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये टेक्निकल इदारा उस पॉइंट उससे अब उसकी हैसियत नहीं रही, और ये जो ग्लोबल पावर्स हैं ये मिलकर आपस में और इंडिया के साथ ये पाकिस्तान के खिलाफ ये एक खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बाय दिस डिसीजन FATF के हम हर्ट हैं। आपने एक बात बिल्कुल ठीक की कि जहां हमें रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां
दी हैं, जितनी खदमात सरअंजाम दी हैं इस खत्ते में अमन के लिए, पाकिस्तान ने कितना साथ दिया है अमन के लिए, लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो वी आर हर्ट बाय दिस। लेकिन आपने साथ ही अफगान मामलात का जिक्र भी किया जो एक दफा फिर से सर उठाने लगे हैं। वहां पर आपने देखा जो सिचुएशन है, और पीस डायलॉग में पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब फौजें वहां से जा रही हैं, हमने ये भी मना कर दिया कि हम यहाँ पर अड्डे नहीं देंगे और वॉर में अब पाकिस्तान पार्टनरशिप नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि इन अ लॉन्गर रन, अभी तो हम खुद मुख्तार भी हो रहे हैं और इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, बट इन अ लॉन्गर रन हम ये सर्वाइव कर सकेंगे? मेरा ख्याल हम बिल्कुल सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि अब वो हालात नहीं है 2001 वाले जनरल मुशर्रफ के वक्त पे, वो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, हालात और थे। अब बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाकिस्तान में हालात, इकोनॉमिक हालात भी बदल गए हैं। चीन हमारा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और चीन आप देखें कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। और सीपैक जो है ये गेम चेंजर इस एरिया का, दिस इज द बिगेस्ट चेंज सिंस 2001। और सूरत तो अमेरिका को ये करना चाहिए था कि जो हमने उनकी मदद की, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, हमने जो उनको एक फेस सेविंग एग्जिट दिए, वो तो जंग हार चुके हैं। They failed to defeat the Taliban in 20 years of war. 1.5 खरब 1.5 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए हैं अफगान आर्मी को रेस किया, जो कर रही है। एग्जैक्टली उनको तो चाहिए था पाकिस्तान को वाकई आउट ऑफ द वे जाके रिवॉर्ड करते हैं कि जनाब आपने हमारी मदद की है, आपको हम FATF से निकालेंगे, आपको जनाब आप कोई IMF तंग नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक तंग नहीं करेगा, हम आपको आपके साथ हम 2 वे अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर बनेंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स अमेरिका से बढ़नी चाहिए। लेकिन देखिए उन्होंने हमारे तो टैक्स की है, उन पे भी सैंक्शन लगा दी। तो ये लोग जो है, ये मैं हमेशा कहता हूं अमेरिका हैज ऑलवेज बीन एन अनरिलायबल एलाई। माजी में होता था, अब तो शायद पता नहीं एलाई वाला स्टेटस भी नहीं रहा। तो ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब, फिर अब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एलआई भी वो पोजीशन नहीं है, और फिर हमारे डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है बड़े ओपनली कि अगर अमेरिकी सदर बात नहीं करना चाहते तो ना करें, डू मोर, हमने अब नहीं सुनना। तो फिर ये डू मोर ना सुनने वाली बात, फिर इसके अलावा जो अभी पोजीशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ली है अड्डों के हवाले से, इम्प्लीकेशंस भी आ सकती हैं, IMF है, दीगर मुश्किलात हैं, तो पाकिस्तान के लिए कहाँ पर स्टैंड करना है पाकिस्तान ने आइंदा 2 से 3 सालों में? क्या पोजीशन लग रही है आपकी पाकिस्तान के लिए? देखिए पाकिस्तान, अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी को असर्ट करे, और जो अपनी प्रिंसिपल पोजीशन है, प्रिंसिपल पोजीशन हमारा जो असूली मौक़िफ़ है उस पर हमें कायम रहना चाहिए, और अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम रह के हमें अमेरिका के साथ, जिसको कहते हैं ना, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप एज 2 सॉवरेन नेशन, 2 खुद अपना मुख्तार ममालिक हैं, जब वो आपस में अपना ताल्लुकात कायम करते हैं। तो एक छोटा सा सवाल जो डिस्कस भी हो रहा है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हम एक लेवल पर कैसे आ सकते हैं, खास तौर पर जब हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, डिपेंडेंट है एड के लिए, फंड्स के लिए, पैसों के लिए। नहीं सॉरी, मैं फिर कह रहा हूँ हालात बदल गए हैं। 20 साल पहले जब ये तमाम वॉर एंड टेरर और ये चीजें हमने उनको शमसी एयर बेस और ये फैसिलिटी दी थी, उस वक्त देखें ये सीपैक नहीं था, ये सब कुछ आया पिछले चंद सालों में। चीन हमारा लॉन्ग टर्म, तो आप ये कह रहे हैं कि वी हैव दिस स्ट्रांग ग्राउंड यहाँ पर, रूट्स के जिसके बेस पर हम ये स्टैंड ले सकते हैं। और हमारी इकोनॉमी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकोनॉमी इज गोइंग फॉर अ चेंज, वी आर टेकिंग ऑफ, बल्कि वी हैव ऑलरेडी टेकन ऑफ। इसीलिए तो उनको तकलीफ हो रही है कि यार कि पाकिस्तान जो है ये तो बिल्कुल हमारे कदमों में होता था, घुटने टेकता था, ये तो अब हमें आंखें दिखा रहा है, यही तो उनको तकलीफ हो रही है अभी। बेसिकली सच जब पाकिस्तान बोल रहा है तो फिर तकलीफ उसकी हो रही है, अमेरिका हो या कोई भी और मुल्क हो। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और डिस्कस किया इस वक्त सिचुएशन। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अपनी स्ट्रेटजी जो है वो रीशिफ्ट करनी होगी, और पाकिस्तान के पास जो इस वक्त ग्राउंड में पाकिस्तान के पास एसेट्स हैं और पाकिस्तान के जो अच्छे ताल्लुकात हैं जिन ममालिक के साथ, उनको पाकिस्तान को लॉबी बनाकर इस सिचुएशन को पाकिस्तान को हैंडल करना चाहिए। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ नर्व्स टू हैंडल सच प्रेशर, जो इकोनॉमिकली, फंड्स वाइज और बाकी भी आ रहा है। सो आई होप कि पाकिस्तान इसको न सिर्फ बर्दाश्त करे बल्कि कम अप विद अ बेटर प्लान एंड पॉलिसी, और हम अपने लिए कुछ बेहतर करें, ये हमारा प्लान होना चाहिए। और इसके जी नहीं आप
इसके साथ साथ एक और चीज़ पाकिस्तान को भी देखनी चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान ने कैसे चलना है, लेकिन साथ साथ एक इंटरेस्टिंग खबर भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त, जो कि वायरल भी हुई है, और वो ये है जी कि जब आपने किसी की मदद करनी है तो चाहे आप इंसान हो या ना हो, और अगर आप जानवर हैं तब भी आप मदद कर सकते हैं। और माँ होती है जी, ममता की कोई ज़बान नहीं होती है। ये आप वीडियो देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर कल से बड़ी वायरल भी हुई है और मुझे बड़ी क्यूट लगी, और वो वीडियो ये है जी कि भालू ने भूखे बच्चों के लिए कचरे के डब्बे खंगाल दिए कि उसके बच्चे भूखे थे और कचरे के डब्बों से उसको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। और वो कहते हैं ना कि ममता ऐसी चीज है कि अपने मुंह का निवाला भी बच्चों को दे देती है, तो ये मिसाल इस वीडियो में वाज़े नजर आ रही है। बिल्कुल, और आप देख भी रहे हैं किस तरह से ये जो भालू हैं उन्होंने अपने बच्चों की मदद की है, प्रॉपर और बड़ा माइंड चलाया है, मतलब पूरा कंटेनर को पहले खाली किया, उसमें से चुनी है चीज़ें। इसका मतलब है कि प्रॉपर सेंस भी प्रिवेल करती है जानवरों में, और कैसे आपने अपने बच्चों की मदद करनी है वो तो खैर वाज़े ही है। बड़ी खूबसूरत वीडियो, और हर शख्स जो कि इस वीडियो को देख रहा था रीशेयर भी करते ट्विटर पर और दीगर सोशल मीडिया टर्की का ये शहर है जी, तो वहाँ पर सबने इसको बहुत पसंद किया। बिल्कुल, और मुझे अभी एक और चीज भी क्यूट लग रही है, भालू और रीछ में क्या फर्क होता है, इसे पूछना चाह रही थी। भालू रीछ मेरा ख्याल है मेन इनकी स्ट्रीम एक ही है, आगे से जाके इनकी रास्ते जुदा हो गए। वो तो हम नॉर्मली कहते हैं ना, ये भालू है, तो वो बेसिकली रीछ है लेकिन भालू है। नहीं, कोई पता नहीं, शायद कोई और किस्म भी हो। अच्छा, वैसे भी नहीं फिगर दिस आउट, बट द वीडियो वाज वेरी क्यूट और लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ अर्सा पहले सिविल मैंने एक पोस्ट पढ़ी जहाँ पर लिखा हुआ था कि जब आप कहीं जाते हैं दुकान में और जब किसी को कहते हैं कि छोटे इधर आओ, वो आप ऐसे मत कहा करें, क्योंकि जो आप दुकान में कुछ छोटा होता है ना, वो अपने घर का बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ऐसा ही एक बड़ा आज हमारा गेस्ट होगा जो एक बड़ा ही खुददार लड़का है, जिसने आज से 1 साल पहले नाजिमाबाद के इलाके पापोश नगर में घर के तैयार करदा डोनट्स, मैक्रोनीज, पिज्ज़ा, गुलाम जामुन फरोख्त करना शुरू किए और अपने बहन भाइयों की वालिदैन की कफालत करता है। ये बच्चा 14 साल का है और आप इसकी बातें सुने तो आपको लगता है कि आप किसी बहुत बड़े मैच्योर इंसान से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उसकी मैं ये कहूँगी कि चूँकि आप देख भी रहे हैं, उसने पूरा एक अपना छोटा सा सेटअप लगाया है, जितनी उसकी रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे थे। और मैं जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर इस एरिए में जाएँ और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो खुददार हैं, जो अपने घर के बड़े बनना चाहते हैं। अब्दुल वारिस हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वारिस। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस, मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हो और कैसे ये आइडिया आया कि आपने जी ये तकरीबन मुझे 1 साल हो गया और मैंने चाय शुरू किया था, तो मुझे ये आइडिया आया कि ये सब मेरी वालिदा को भी बनाना आता है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी बेचूं मैं। ज़बरदस्त। यहाँ पे दिन में जॉब करता हूँ, तो हमारा घर जो है बहुत छोटा है, जहाँ पे बन नहीं सकता ये सब कुछ। तो जहाँ मैं दिन में जॉब करता हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी वालिदा को ये सब चीज़ें बनाना आती हैं और तुम जो है क्यों ना इनको भी सेल करो ऑनलाइन बैठ के। तो उससे ऑनलाइन से फिर मैंने सोचा कि मैं खुद निकलूँ बाहर बेचने के लिए। तो उसी से ही मैं बेचने के लिए गया, तो मेरी वालिदा को जो जहाँ दिन में जॉब करता हूँ, मुनीर अहमद नाम है उनका, और मेरी वालिदा को उन्होंने अपने घर पर जगह दी हुई है और उनकी वाइफ भी मेरी वालिदा की हेल्प करती हैं और मेरी वालिदा जाती हैं वहाँ पे बना के और रख के आ जाती हैं और फिर मैं रात में जाके लेके आ जाता हूँ। ज़बरदस्त। अब्दुल वारिस, यानी कि आप तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जॉब भी करते हैं आप, और इसके अलावा आप ये बेकरी आइटम्स भी बनाकर बेचते हैं। जी ऐसे ही है जी, बिल्कुल। दिन में जो है मैं कपड़े की शॉप पे काम करता हूँ। कपड़े की दुकान में काम करते हो और रात में आप फिर पार्ट टाइम बेसिकली आपने अपना काम शुरू किया कि मैं इसको आगे लेकर चलूं। वारिस, ये बहुत बड़ी सोच है, बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं। घर पे और कौन कौन है और क्यों ज़रूरत पेश आई आपको? घर पे मेरी वालिदा हैं, वालिद साहब हैं और बहन भाई हैं। तो मुझसे 2 छोटे बहन भाई हैं और 2 बड़ी बहनें, एक शादीशुदा है और एक की अभी शादी है बकरा ईद पे। तो मैंने मतलब मुझे बहुत मतलब ऐसा था कि कुछ बनना है, काम करना है, तो उसके लिए मैं दिन में जॉब करता था। तकरीबन जो दिन में जॉब करता हूँ वहाँ पे मुझे 7 साल हो गए काम करते हैं। 7 साल हो गए, तो मतलब आप 7 साल के थे जब आपने जॉब स्टार्ट की? जी बिल्कुल। वो मुझे अपने बच्चों की तरह समझते हैं और उनके यहाँ मैं रहता भी हूँ।
तो वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी करते हैं मुनीर भाई, तो इसलिए उनके साथ फिर मैं दिन में भी काम करता हूँ कपड़े का और रात में डोनट्स वगैरह सेल करता हूँ। अब्दुल वारिस, आपने जिस तरह से बताया है कि वाकई एक बड़ी ज़बरदस्त बात है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे कि सिर्फ 7 साल की उम्र से आप जॉब भी कर रहे हैं और अपने आप कारोबार भी शुरू कर दिया है, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि इसको मैनेज भी हमने सुना है कि आप पढ़ भी रहे हैं। जी जी, मैं मदरसे पढ़ रहा हूँ और अभी इंशाल्लाह ताला ईद के बाद स्कूल भी जाऊँगा। ज़बरदस्त। अच्छा वारिस, ये बताओ कि कितनी मुश्किल आती है ऐसे चीज़ें सेल करने में, क्योंकि नॉर्मली लोग लेते नहीं हैं या लोगों को पता ही नहीं होता कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई स्टॉप तो नहीं है, कोई शॉप तो नहीं है, आप बस चल फिर कर अपना एक स्टैंड है जिसके साथ आप ये चीज़ें बेचते हो। जी बिल्कुल, जो मुझे जानते हैं लोग अभी फ़िलहाल वो भी ले लेते हैं मुझसे, और कुछ लोग नहीं लेते, कुछ ले लेते हैं, तो मतलब इसमें कोई वो नहीं है, किसी को नहीं लेना होता तो नहीं लेते, बहुत सारे लोग नहीं लेते। सही। लेकिन आपके रेगुलर कस्टमर बन गए हैं? जी अभी कुछ कस्टमर बन चुके हैं मेरे रेगुलर, तो अब्दुल वारिस, अब चूंकि आपके कस्टमर भी बहुत से बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब तो हम भी जब आएंगे कराची तो ज़रूर आपसे आकर आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीदेंगे, तो ये बताइएगा किस बात हमने सुनी थी आपके बारे में कि बैतुल माल की तरफ से भी कुछ सपोर्ट करने का कहा गया था आपको, कुछ इदारे और भी थे जो कि कह रहे थे आपको कि हम सपोर्ट करते हैं, इसको बढ़ाएं आप बिज़नेस को, कुछ ऐसी बात हुई? फिर क्या कहा आपने? जी नहीं, मैं जो है किसी भी तरह के इसमें नहीं हेल्प लेता, तो मैंने यही कहा है कि आप जो दस्तरखान वगैरह लगाते हैं उसमें मेरी जो डोनट्स वगैरह हैं वो आप मेरे डोनट्स वगैरह रख दें उसमें, मतलब आपको ऑर्डर दे दें, डोनट्स वगैरह परचेज कर लें। जी बिल्कुल, मुझे ऑर्डर दे दें। आपने हेल्प लेने से इनकार कर दिया? जी बिल्कुल, बड़ी बात है। अच्छा, जेडीसी ने भी आपसे कांटेक्ट किया, जो एक तंजीम है जो लोगों की हेल्प करती है, उनसे कुछ कोलैबोरेशन हो पा रहा है? उनसे भी, उन्होंने भी अभी मुझे शॉप का ही कहा हुआ है, तो अभी डिस्कस नहीं हुआ घर वालों से, तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि उनसे मैं बोलूँ कि मेरा सामान ही परचेज करके अपने दस्तरखान वगैरह में रख लूँ। सही, बेसिकली आप चाहते हैं कि जो भी कोई मदद करना चाहता है वो आपको सपोर्ट इस तरह से करे कि आपका सामान खरीदे, ना कि आपको वैसे ही इमदाद दे दे। बड़ी ज़बरदस्त, बहुत बड़ी सोच है आपकी। बिल्कुल। अब्दुल वारिस, मतलब आप चूँकि फैमिली में आप भाइयों में बड़े हैं, बाकी बहन भाई हैं, तो किस तरह से आप दिन गुजारते हैं? आप तो सारा दिन सुबह से निकले और रात तक आप काम ही करते रहते हैं, तो मतलब कैसे इतनी हिम्मत आती है आपको? मैं जहाँ दिन में जॉब करता हूँ तो वहाँ पे मतलब कोई वो नहीं है, इतना मेरे ऊपर जोर नहीं होता, मैं बड़े सुकून से काम करता हूँ और वहीं पे मैं रिलैक्स होता हूँ हमेशा, तो वहाँ पे तो मतलब इतना कोई काम नहीं है मेरा। तो रात में जो होता है उसमें मैं इतना मतलब बिल्कुल भी शॉप से इतना थक नहीं जाता, क्योंकि इतना काम वो लोग लेते नहीं है मुझसे, वो मतलब अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं, तो इसलिए फिर जो है दिन में तो कोई थकन होती नहीं है, तो रात में फिर जो काम करता हूँ वो फिर सुबह उठ के चले आता हूँ अपने, रात में वापसी आ जाता हूँ 1 बजे तक वहाँ से। 1 बजे रात को वापस आते हैं, तो सोते कब हैं फिर? जी, फिर आके वापस सो गए, सुबह फिर निकल गए? मैं तकरीबन जी सुबह फिर निकल गए। अच्छा अब्दुल वारिस, ये बताओ कि आपकी वालिदा तो आपकी मदद करती हैं, ज़ाहिर है वो चीज़ें बनाती हैं, फिर वो आप जाकर सेल करते हो, वालिद साहब क्या करते हैं आपके? वालिद साहब मेरे माजूर हैं। अच्छा। और इसीलिए आपने घर की पूरी कफालत का बेड़ा जो है वो अपने कंधों पर उठाया। कभी ऐसे फील होता है कि आपकी उम्र के लोग, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लाउबाली हरकतें कर रहे हैं और आप इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हो, कभी फील हुआ? नहीं, कभी भी नहीं, मुझे खेलने कूदने वगैरह का इन चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, बस ये है कि पढ़ाई का है, पढ़ाई बस इंशाल्लाह ताला भी करूँगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह पढ़ाई आपको मुकम्मल भी करनी चाहिए और साथ साथ जिस तरह से आप ये कर रहे हैं काम, ये भी आपके लिए मतलब बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। ये बताइए कि अब्दुल वारिस आगे क्या प्लान्स हैं, क्योंकि अब जब बिज़नेस बढ़ाना है, अपना काम बढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए होती है, तो कुछ ऐसा प्लान बनाया आपने कि किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाएं ताकि और मदद हो घर वालों की? बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने इस डोनट्स से काम को आगे बढ़ाऊँ
तो इसके लिए जो है मेरे जो चचा हैं दिन में जहाँ जॉब करता हूँ वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए इंशाल्लाह ताला अपनी शॉप करने के लिए। तो वो मैं शॉप अपनी करूँगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर हिम्मत और हौसला दे। कोई भी जी वारिस कुछ कह रहे हो आप? तो कोई भी अगर मैं हेल्प करना चाह रहा है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप मुझे अगर घर में कोई फंक्शन वगैरह है जैसे सालगिरह वगैरह है, घर में आपके कोई छोटी मोटी पार्टी है तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर ऑर्डर करें। ज़बरदस्त, ऑर्डर्स कीजिए अब अपने प्राइवेट फंक्शंस के लिए या फिर कोई भी अगर आपको ज़रूरत है इसकी। अच्छा वारिस मुझे ये बताओ कि आपका ऑनलाइन पेज भी है कहीं पर जहां लोग ऑर्डर कर सकते हैं, लोग आपसे रब्ता कैसे करें? जी मेरा नंबर भी है और मेरा ऑनलाइन काम करने के लिए फेसबुक पे पेज भी है। बिल्कुल सही, फेसबुक पर आपका पेज भी है, किस नाम से है? फेसबुक पे है सुपर डोनट्स बाय अब्दुल वारिस के नाम से। सुपर डोनट्स बाय अब्दुल वारिस के नाम से फेसबुक पेज, और इसके साथ साथ आपका नंबर भी है जो कि हम चला भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसके साथ साथ आपको मेरे ख्याल में बहुत से लोग अब ऑर्डर्स देंगे भी इंशाल्लाह। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हमें सपोर्ट करना चाहिए अब्दुल वारिस और इन जैसे तमाम बच्चों को जो खुद मुख्तारी के साथ अपनी ज़िंदगी में अपना करियर सेट करना चाहते हैं। गुड लक वारिस, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला दे कि आप हमेशा इसी तरह से अपने लिए मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल वारिस, और आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी बातें 14 साल की उम्र का बच्चा कर रहा है। हालात बड़ा कुछ सिखा देते हैं, लेकिन उन्हीं हालात में अपने मॉरल्स और अपने प्रिंसिपल्स और ग्राउंड्स को पकड़ के रखना ये बहुत यूनिक बात है, और ये बहुत कम लोग करते हैं ऐसे कि उन हालात में आपने मुकाबला करना और किसी भी किस्म की आप ऐसी इमदाद ना लें जिससे आपके अपने ऊपर प्रेशर आए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है जी अब्दुल वारिस की, हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए, और खासकर ऐसे दिमाग वाकई बड़े यूनिक होते हैं जैसे अब्दुल वारिस के। हाँ बिल्कुल, और वो ज़िंदगी में ना अचीव भी कर लेते हैं चीज़ें। बहरहाल जी हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, एक अच्छी खबर देंगे और बड़ी कामयाबी है ये। पाकिस्तानी माहिरीन का तैयार करदा वेंटिलेटर रजिस्टर्ड कर लिया गया है, और पाकिस्तान में तैयार करदा वेंटिलेटर अब जो रजिस्टर हुआ है सीईओ ड्रेप ने उसकी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक भी कर दी है जी। और उन्होंने इस तस्दीक को करते हुए कहा है कि आई लाइव वेंटिलेटर की तैयारी खुद इन्हिसारी की जानिब बड़ा कदम है। सीईओ ड्रेप डॉक्टर आसिम रऊफ ने वेंटिलेटर रजिस्ट्रेशन की तस्दीक करते हुए ये भी कहा कि आई लाइव वेंटिलेटर को मुकम्मल तकनीकी जाँच के बाद रजिस्टर किया गया है, और इसके बाद आई लाइव वेंटिलेटर की तैयारी और इस्तेमाल भी इसका हो सकेगा। बिल्कुल, आई लाइव वेंटिलेटर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का तैयार करदा है, और पाकिस्तानी माहिरीन की ये तैयार करदा प्रोडक्ट है जिसकी रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए की गई है, क्योंकि 5 साल में देखा जाएगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ड्रैप एक्ट 2012 के तहत की गई है। वेंटिलेटर तैयारी तिब्बी आलात साजी शोबे में एक नई सुबह का आगाज है, और जाहिर है जब दुनिया भर में इसकी ज़रूरत थी और हमें नहीं मैसर आ पा रहे थे, वहीं पर हमारी ये खुद मुख्तारी नो डाउट एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी तरह से इंशाल्लाह हम अपना ये रोल इनोवेशंस में एडवांसमेंट में प्ले करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से हम ये कहते हैं कि टैलेंट की कमी जो है वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो जो वेंटिलेटर है वो तो इलाज के लिए है बहुत ज़रूरी, और इसके लिए अगर कमी थी तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कोशिश की है, वो पूरी भी हो रही है। इसके साथ साथ क्योंकि कोरोना के हवाले से ये खबर है, तो कोरोना के हवाले से एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे शेयर करते हैं। वो ये है कि लोग चूँकि अगर कोई बीमार नहीं, बहुत बेहतरीन हल ये है कि वो वैक्सीनेशन लगवा ले, और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर आमादा हों कि आपने जाकर वैक्सीनेशन लगवा। बिल्कुल, अच्छा लोगों की बड़ी हमने देखा कि बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी मंतक है कि हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, शायद साइड इफेक्ट्स हैं, वैक्सीन नहीं लगवानी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वैसे बाय द वे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने पूरी वैक्सीन लगवा ली है, 2 डोज अपनी कंप्लीट कर ली है। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि बड़ा अनोखा मुतालबा है वैसे उनका, कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा जब तक मेरी शादी नहीं। वाह, ये शादी मैं करूंगा तो वैक्सीन लगाऊंगा, तो पहले शादी करवाइए, उसके बाद उनको वैक्सीनेशन का जो है जैब है वो लगाने के लिए तैयार होंगे। तो नवाब शाह के ये नवाई गांव हैं जिनसे सांध केरियो उनसे ताल्लुक है इनका, और इनका जो कद है वो 1.5 फीट का है। ज़मींदार हैं इमाम बख्श केरियो इनका नाम है पूरा, और ये मतलब जिम्मेदारी भी करते हैं, इसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त नात भी पढ़ते हैं, मनकब भी पढ़ते हैं, और समाजी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब तक बहुत जतन करने के बावजूद इनकी शादी नहीं हो पाई है, शादी अभी तक नहीं हो पाई, और उन्होंने गवर्नमेंट से ये मुतालिबा कर दिया है जी कि मेरी शादी करवाएं तो मैं वैक्सीन लगवा लूंगा। हमारे साथ मौजूद है, ये उनसे पूछते हैं, हमारे साथ इमाम बख्श मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा अनोखा मुतालिबा है इमाम बख्श आपका कि मेरी शादी होगी तो मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। जी मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अपनी ज़मीनें हैं, अपने प्लाट वगैरह है, घर है, तो मैं अदा कर लिया कि ये जो है कोरोना का बहुत बड़ा इशू चल रहा है और ये कोरोना वैक्सीन भी आ गई है, लोग लगवा भी रहे, लेकिन मैंने कहा कि भाई अब जो है ना, मेरा तो किसी भी तरह से कोई मुतालबा कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये अब मौका है। अब ये मैंने मौका कह दिया है कि जब तक मुझे मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा इमाम बख्श, आपने कहा कि अभी तक मुतालबा पूरा नहीं हुआ, और ये भी मैं पढ़ा था आपके बारे में लिखा है कि लाख जतन किए हैं अब तक, मतलब कितनी कोशिश कर ली है कि घर वाले बिल्कुल परेशान है कि शादी नहीं हो रही है, या फिर अभी कोशिश ही पूरी नहीं की आपके मुताबिक? कोशिश मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये तकरीबन 11-12 सालों से मेरी कोशिश जारी है। अच्छा। और कोशिश अभी भी जारी है, सोशल मीडिया के जो जरिए भी पोस्टें वगैरह करना और दोस्तों में बातचीत वगैरह, फनी वगैरह जो भी मतलब होते हैं काम, उसमें मैं अक्सर जो है ना यही बात को उठाता हूँ कि मेरी शादी के हवाले से मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ मौजू के साथ। अच्छा जी इमाम बख्श साहब, मुझे ये बताएं कि आपको रिश्ता किस तरह का चाहिए? मतलब आप शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कुछ डिमांड्स भी होती हैं, रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो आपकी डिमांड्स क्या हैं? मेरी डिमांड ये है कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा ख्याल रखे, मेरी वालदा मोहतरमा का, खास तौर पे मेरी वालदा मोहतरमा का ख्याल रखे और मेरे घर का ख्याल रखे। बस यही डिमांड है मेरी, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बस आपकी ये डिमांड है, बड़ी सिंपल सी डिमांड की आपने। लेकिन साथ जब आप डिमांड करते हैं ना, तो इमाम बख्श जो अगली लड़की की साइड है वो भी चाहते हैं कि आप भी उन्हें कुछ हौसला दें, कुछ आप वादे करें। आप भी कुछ बताइए ना कि आपकी तरफ से क्या बात है जी? यानी कि आप भी कुछ वादे करेंगे कि आपने कुछ, अब जब शादी करनी है तो आपने भी, मतलब चलो खिदमत तो मैं नहीं कहूँगा कि आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ वादे करें ऐसे कि मैं बड़ी खुश रखूँगा अपनी बेगम को जो आइंदा आने वाली होंगी। तो वो तो मेरे अंदर में जितना भी कुछ है, मेरे अपने जो है मोहब्बत से और प्यार से, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो है पहले से सोच के रखी हुई है। और ये भी है कि सिर्फ सोच के रखी हुई है, उसके आने से पहले ही मैंने जो है ना बहुत सारे इंतजाम कर रखे, बस उसके आने की देर है। बस उसके आने से पहले उनके मिलने की भी तो देर है ना। किस किस्म के इंतजाम किए हैं वैसे आपने? हो सकता है वो लड़की ये वाला शो देख रही हो और वो आपसे राब्ता कर ले। अब तो राब्ता करने की, जब मुझे देखेगी तो काफी अक्सर ऐसे भी होते हैं कि बात करने के लिए तो सब तैयार होते हैं और बातचीत भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाद में जब वो थोड़ा वक्त गुजर जाता है तो फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसे लोग तो मैं नहीं रखता। अच्छा, लेकिन इंतजामात तो बताए ना आपने, इंतजामात क्या किए हुए अपनी बेगम के लिए, नई आने वाली दुल्हन के लिए जो आपको मिली? प्रॉपर्टी नाम लगवा रहे हैं? बस आजकल के जो दौर चल रहा है उनके हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अपनी बीवी के लिए एक गाड़ी है। अच्छा। और घर है, एक अच्छा सा घर होगा, एक अच्छी सी गाड़ी होगी, और जो मेरी लाजमी है, मेरी खिदमत करेगी तो मुझे भी तो उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। ये भी है कि सिर्फ वो मेरी खिदमत करनी है, मुझे भी तो उसकी खिदमत करनी है। तो बहुत कुछ मैंने उनके लिए सोच के रखा हुआ है, बस थोड़ी सी अगला जो हिम्मत करेंगे तो मैं भी कर देंगे तैयार, मैं तो फटाफट कर दूंगा। बस फटाफट कर दें, वो कह रहे हैं बस फटाफट से रिश्ता आ जाए मेरा और मैं जल्दी से शादी कर लूं। अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाब करे जी, और आप अपनी इस तलाश में जरूर कामयाब हों। थैंक यू सो मच इमाम बख्श, हमारे साथ आप मौजूद थे, तो उन्होंने अट्रैक्शंस कर दी, गाड़ी भी देंगे, घर भी देंगे, ख्याल भी रखेंगे, प्यार भी करेंगे, और कह रहे हैं कि मुझे भी बस ये तो म्यूचुअल होता है ना। लेकिन वैक्सीन ना लगवाने वाली धमकी ना आपकी थोड़ी सी गलत है, ये थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड पे चले गए हैं। आप वैक्सीन जरूर लगवाइए और इंशाल्लाह फिर शादी भी आपकी होगी, सब घर वाले भी, और हम भी कोशिश करें कि आपकी शादी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।